Hello everyone. In today's session, we will discuss about coronary artery disease. कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं या एसिम्टोमेटिक स्टेट में वो कैसे रहती है और उसके बाद क्या क्या फैक्ट्स बॉडी में आएंगे वो सब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज? कोरोनरी आर्टरी डिजीज अभी कोरोनरी से ही कोरिलेट करके चल रहे हैं. कोरोने इट मीन्स इट्स सप्लाई द हार्ट. It means it is heart vessel. And artery disease, it means it is a arterial disease. अब कोरोनरी आर्टरी है, इट मीन्स ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज की हम बात करें. हार्ट के अंदर जो वेसल्स हैं उनके अंदर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और फिर आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. अभी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जो ये हम बात कर रहे हैं, अगर हार्ट के वेसल्स के अंदर कोई दिक्कत है, इट मे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक. एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक रहे लंबे टाइम तक, पेशेंट को कोई सिम्टम ही ना आए. हो सकता है इट मे बी सिम्प्टोमेटिक. सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को तब हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स आने लगे तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एसिम्प्टोमेटिक स्टेट. और जब कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है बट स्टिल हार्ट के अंदर प्रॉब्लम एग्जर्टेड है तो उसको बोलेंगे एसिम्प्टोमेटिक. अब भी जो सिम्प्टोमेटिक है उसके अंदर अगर हार्ट से रिलेटेड इश्यू होता है तो उससे क्या हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ. सडन कार्डियक डेथ. इसकी वजह से एकदम से अगर ज्यादा ही थ्रोम्बस है और पेशेंट ने हैवी वर्कआउट किया तो हो सकता है एकदम से डेथ भी आ जाए, उससे पहले उसको कोई सिम्टम ना रहा हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना पेक्टोरिस जो एंजाइनल चेस्ट पेन जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी, उसके भी फर्दर 3 टाइप हो सकते हैं. स्टेबल, अनस्टेबल एंड वेरिएंट. अभी हो सकता है कि जो मायोकार्डियम है हार्ट का उसके अंदर अगर दिक्कत है, मायोकार्डियम अगर प्रॉब्लम है, मायोकार्डियम प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकता है. इट मे बी ट्रांसम्यूरल, सब एंडोकार्डियम या लैमिनार, तीनों की तीनों लेयर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लैमिनार भी हो सकता है. देन इश्मिक हार्ट डिजीज. इश्मिक हार्ट डिजीज ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज अगर हार्ट के अंदर है तो हो सकता है पेशेंट को कोई सिम्टम ही ना आए, पेशेंट को पता ही ना हो कि उसको कोई हार्ट डिजीज है. तो इन दैट केस वी कॉल्ड इट asymptomatic coronary artery disease. If patient feel any of problem like in doing activity he feels shortness of breath और उसको ज़्यादा ही exertion करना पड़ रहा है, then in this type of cases it is called symptomatic coronary artery disease cases. और वो फर्दर कितने टाइप का हो सकता है पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से एकदम से डेथ भी हो सकती है. सेकेंडली इश्मिक हार्ट डिजीज भी होने के चांसेस हैं. थर्ड, उसका जो मायोकार्डियम है जो तीनों लेयर्स हैं हो सकता है ट्रांसम्यूरल, तीनों की तीनों ही लेयर्स अफेक्टेड हो या मिडल लेयर अफेक्टेड हो या 2 लेयर्स अफेक्टेड हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस जिसके अंदर चेस्ट पेन के सिम्टम्स जो अराइज होते हैं वो चीज हो सकती है. In this session, we will discuss about ischemic heart disease. Ischemic heart disease. First, it is heart-related disorder. Heart-related है, and it is coronary artery disease. It is coronary artery disease. First point is that अभी ये problem कौन acute भी हो सकती है. It may be acute और chronic. इसके दोनों ही केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्यूट केसेस भी और क्रोनिक भी. अभी जो अभी डेवलप हुआ है इम्बैलेंस की वजह से तो वो भी हो सकता है. दैट वन प्लेग इज कॉल्ड एक्यूट एंड अगर लंबे टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है दैट इज कॉल्ड क्रोनिक. देन इट अकर ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड टू द नीड ऑफ ऑक्सीजन डिमांड. कि जितना मायोकार्डियम को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है अगर उतना उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा मिल नहीं रहा है तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है. देन इट इज कॉल्ड इश्मिक हार्ट डिजीज ड्यू टू imbalance of improper supply of O2 as need required to
मायोकार्डियम। सिंपली ये चीज क्या है कि मायोकार्डियम को जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था बट उतना ऑक्सीजन लेवल उसको मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और ये एक्यूट केसेस में भी हो सकता है और क्रोनिक में भी है। इम्बैलेंस है इसमें ऑक्सीजन सप्लाई का। अभी सेकेंडली दो चीजों को हम इसमें डिफ्रेंशिएट जरूर करेंगे। एक होता है हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया। सेकेंड वन इज इस्चीमिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर ही किस चीज का कमी है? ऑक्सीजन का कमी है। ऑक्सीजन इसमें भी लेस है और इस वाले में भी O2 क्या है? लेस है। बट इन केस ऑफ हाइपोक्सीमिया सिर्फ ऑक्सीजन का ही लेवल कम है, लाइक इन केसेस ऑफ सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया। अभी ब्लड का क्या होता है? ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसके अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी होता है O2 के साथ बाइंड करके, और वो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। अब एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन इतना ज्यादा बाइंड अप नहीं कर पाएगा और इतना ज्यादा वो पहुंच भी नहीं पाएगा। तो इस करके जो दिक्कत आ रहा है वो हाइपोक्सीमिया में आता है। या फिर अगर हो सकता है पल्मोनरी फंक्शन प्रॉब्लम अगर है, पल्मोनरी फंक्शन एबनॉर्मलिटी है, लंग्स का लंबे टाइम से कोई इश्यू है लाइक निमोनिया है, तो वहां से उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन कंटेंट मिल नहीं रहा है, अभी ब्लड के पास लेस अमाउंट में ऑक्सीजन है, तो हार्ट को सिर्फ डेफिशिएंसी होगा। ओनली देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ O2, सिर्फ वहां पे ऑक्सीजन का ही डेफिशिएंसी होगा। बट इन केस ऑफ इस्चीमिया जहाँ पे इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई है, प्रॉपरली ब्लड जा नहीं रहा है, वहां पे किस किस चीज का होगा? वहां पे O2 का डेफिशिएंसी होगा, साथ के साथ न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी होगा, प्रॉपर उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एंड डिक्रीज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अभी इस्चमिया में हम बात कर रहे हैं कि ब्लड जो है प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा है, ब्लड के थ्रू ही बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, तो बॉडी को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा हार्ट को। फिर वहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा है, जो सेलुलर का वेस्ट मटेरियल है, वो भी वॉश आउट नहीं होगा, तो इसकी वजह से दिक्कत होता है। तो टर्म्स है इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया, दोनों के अंदर ही ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है। बट इन केस ऑफ हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया जो है उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है, अदरवाइज वहां पे अगर हाइपोक्सीमिया प्रेजेंट है तो वहां पे न्यूट्रिशन अच्छा सप्लाई रहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे से रिमूव होंगे, सिर्फ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रहेगा। बट इन केस ऑफ इस्चीमिया जहाँ पे ब्लड भी कम जा रहा है, न्यूट्रिशन भी कम जा रहा है, ऑक्सीजन भी कम जा रहा है, और जहाँ वहाँ पे वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो भी कम वेस्ट वॉश आउट हो रहा है, तो इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत रहती है। दिस इज अबाउट इस्चमिक हार्ट डिजीज। अभी कोजेस क्या क्या है, किस वजह से ये दिक्कतें आती हैं? कोजेस ऑफ इस्चमिक हार्ट डिजीज, फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करेंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डिसलिपिडीमिया। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर एबनॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका बैलेंस नहीं है, तो भी क्या क्या होने के चांसेस हैं? हार्ट डिजीज के अंदर प्लेक्स बनने के चांसेस होते हैं, फाइब्रोफैटी प्लेक डेवलप करने के चांसेस होते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस डेवलप करने के चांसेस होते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कत हो सकता है। डिसलिपिडीमिया में क्या मिलेगा? जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, उनका अमाउंट हाई दिखाई देगा, और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनका अमाउंट हाई दिखाई देगा, साथ के साथ जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसका अमाउंट कम दिखाई देगा। तो डिसलिपिडीमिया के केसेस में हो सकता है। सेकंड इज डायबिटीज मिलाइटस के केस में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के ज्यादा चांसेस हैं, और ओबेसिटी अगर किसी को है, ओबेसिटी में बहुत सारा फैटी कंटेंट है और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज के अंदर भी जो कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा है वो वॉल्स के साथ जाके बाइंड करने लगता है और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो इन सब की वजह से अभी इम्प्रॉपर अगर डाइट है, इम्प्रॉपर डाइट की वजह से हो सकता है। और अदर फैक्टर्स क्या क्या है किसकी वजह से हो सकता है? हो सकता है अगर कोई फीमेल है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर अगर डिपेंडेंट है, तो वो भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इश्मिक हार्ट डिजीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उससे भी बहुत ज्यादा आर्थरोस्क्लेरोसिस बढ़ने के चांसेस हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे है, साथ के साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं, और एस्ट्रोजन का डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन।
अगर किसी को होमोसिस्टिन्यूरिया का इश्यू है तो भी ये प्रॉब्लम ज्यादा बनने के चांसेस होंगे। अल्कोहलिज्म अगर है, सीवियरली एडिक्टेड पर्सन है तो उसके अंदर भी आर्टरिक प्लैक्स फॉर्मेशन के ज्यादा चांसेस उसके अंदर होंगे। इम्प्रॉपर डाइट की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज्यादा है, डायबिटीज मेलिटस है, ओबेसिटी है, ओवरवेट है, तो इन सब की वजह से इस्चमिक हार्ट डिजीज हो सकता है। अभी मेन जो कोज है वो है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आर्थ्रो एथ्रोस्क्लेरोसिस, इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं इस्चमिक हार्ट डिजीज में। अभी फर्स्ट डिस्कस करेंगे, अभी 4 चैम्बर रहते हैं हार्ट का, 2 ऊपर जो है एट्रियम है वो उनका कोई रोल नहीं होता है, वो ज्यादातर फ्लो ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से ही ब्लड को नीचे पुश कर देते हैं, बट जो वेंट्रिकल्स हैं उनको सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और ब्लड को पुश करना पड़ता है टू द एरोटा वॉल और टू पल्मोनरी आर्टरी, ताकि वो अच्छे से बाहर निकले हार्ट से। एट्रियम में तो क्या है, ग्रेविटी के इफेक्ट से ही ब्लड नीचे पुश हो जाता है, तो वेंट्रिकल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वेंट्रिकल्स का फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कौन सी ज्यादा अफेक्ट करती है, किसको ज्यादा अफेक्ट करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा अफेक्ट करती है या राइट वेंट्रिकल को अफेक्ट करती है, ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल और यहीं पे अभी मोस्टली कौन से वाला हार्ट जो है ज्यादा अफेक्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस जो इसकी वॉल है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी जो वॉल है इट इज वेरी थिक, बहुत ज्यादा थिक रहता है, और जो इसकी वॉल है इट इज थिन। अभी वेंट्रिकल्स में क्या है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने ही ब्लड सप्लाई को स्क्वीज कर लेते हैं, अपनी ही ब्लड सप्लाई को रोक लेते हैं। अब अगर खुद को ही ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तब ये फुल बॉडी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद की ही ब्लड सप्लाई को रोक रहे हैं, तो क्या होगा, मायोकार्डियम के पास डेफिशिएंसी हो जाएगा। किस चीज का डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ O2, मेन ये चीज रहेगा, डेफिशिएंसी ऑफ O2। यहाँ पे जो वेसल्स लाई कर रही हैं, अभी जैसे ही स्क्वीजिंग होगी इनके ऊपर, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आर्टरीज हैं ये कंप्रेस कर जाएंगी और ये खुद के ही मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो मायोकार्डियम है उसको ब्लड ही नहीं मिल रहा है। अभी हमने बात किया कि जो ये वाला है, दिस वन, ये थिक वोल्ड रहता है, थिक वोल्ड, इसकी वॉल थिक है एज कंपेयर टू दिस। अब अगर इसकी वॉल थिक है तो ये उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर भी हाई रहेगी एज कंपेयर टू दिस। अगर ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इट मीन्स ये हाई प्रेशर चैम्बर है, हाई प्रेशर चैम्बर है एज कंपेयर टू दिस। अगर ये हाई प्रेशर चैम्बर है तो टेंशन भी क्या रहेगा, टेंशन भी इसके अंदर हाई रहेगा, साथ के साथ इसके अंदर फोर्स जनरेशन पावर भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। बट जो मेन कंपोनेंट हमें चाहिए था ऑक्सीजन, उसका अमाउंट इसमें लो हो जाएगा, बिकॉज ये अपने ही ब्लड सप्लाई को स्क्वीज कर रहा है। ये मैक्सिमम कितना प्रेशर चला जाता है, 120 mmHg, लेकिन अगर हम लोग इसका बात करते हैं 20 to 30 mmHg जो है इसका प्रेशर जाता है। सिंपली जब हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को देखना है कि हार्ट में सबसे ज्यादा क्या अफेक्ट होता है। फर्स्ट थिंग, एट्रियम्स के अंदर तो चांस नहीं है बिकॉज सिंपली वो ब्लड डिफ्यूज कर जाता है। सेकेंडरली बचा वेंट्रिकल्स का पार्ट, जो इसका काम क्या होता है, दे हैव द मैकेनिज्म टू कॉन्ट्रैक्ट द वेस, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेसल्स। तो अभी जो इस कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म इसका है, इसकी वजह से जो वेसल्स वहाँ प्रेजेंट है वो उसको स्क्वीज कर देता है। स्क्वीजिंग अगर हो गया वेसल्स का तो मायोकार्डियम को प्रॉपर अमाउंट में O2 नहीं मिलेगा और फ्रेश न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और उसको कोई प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, एफिशिएंटली वो वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसी में क्या रहता है, जैसे ही ये कंप्रेशन आ रहा है
हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये किसका ज्यादा है, राइट वेंट्रिकल का या लेफ्ट वेंट्रिकल का? अभी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिक वॉल्ड है, उसके अंदर ज्यादा जनरेशन कैपेसिटी है, ज्यादा टेंशन वो क्रिएट कर सकता है, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो सकता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट राइट वन, सॉरी राइट वन थिन वोल्ड रहता है, तो ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ज्यादा फोर्स जनरेशन है, तो ये ज्यादा अमाउंट में अपनी वेसल्स को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा डेफिशिएंसी रहता है O2 का और न्यूट्रिएंट्स का। तो ज्यादातर जितने भी चांसेस हैं, हम बात करें इश्मिक हार्ट डिजीज के, ज्यादातर चांस किस में दिखाई देंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा चांसेस हम लोगों को दिखाई देंगे। अभी हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, किस चीज की वजह से हो रहा है। फर्स्ट इस फैक्टर में भी एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। सिंपली हम लोग एक वेसल्स को ले लेते हैं, हार्ट की कोई भी एक वेसल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। एक आर्टरी को ले लिया। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इट इज अ फाइब्रोफैटी प्लैग, इट इज अ फाइब्रोफैटी प्लैग। बहुत सारे अमाउंट में यहाँ पे फाइब्रस टिश्यूज होंगे, फैट होंगे, और ये वेसल्स के अंदर एक फाइब्रोफैटी प्लैग डिपॉजिट हो जाता है ऑन द वेसल्स। ये हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ डिसफंक्शन ऑफ एंडोथेलियम, एंडोथेलियम के डिसफंक्शन की वजह से हो रहा है। फर्स्ट जैसे ही यहाँ पे एबनॉर्मल या डिसफंक्शन एंडोथेलियम दिखाई देगी, तो यहाँ पे क्या बाइंड कर जाएंगे आगे, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स यहाँ पे आके प्लेटलेट्स बाइंड कर जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लेटलेट एडहेशन, प्लेटलेट एडहेशन। सिंपली कोई भी वेसल है, अगर उसके अंदर कोई भी इंजरी होती है या कोई ट्रोमा होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो इनर मोस्ट लेयर है, जो आर्टरी की इनर मोस्ट लेयर है एंडोथेलियम, उसका डिसफंक्शन हो जाएगा या एबनॉर्मल एंडोथेलियम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे प्लेटलेट्स आ जाएंगे, और प्लेटलेट्स आके यहाँ पे बाइंड करेंगे। ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है, ताकि बॉडी को हम लोग ठीक कर सके, हील कर सके। प्लेटलेट यहाँ पे आएंगे, बाइंड करेंगे, एंड दिस इज प्लेटलेट एडहेशन। अभी जो ये प्लेटलेट्स आ रहे हैं, ये क्या रिलीज करेंगे, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर, ये रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे प्लेटलेट रिलीजिंग होंगे, और बहुत सारे प्लेटलेट्स आके यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे, और फर्दर प्लेटलेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, एंड दिट इज कॉल्ड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर। फर्स्ट डिसफंक्शन हुआ एंडोथेलियम का, बहुत सारे प्लेटलेट्स आए, और जो एंडोथेलियम रप्चर थी उसके साथ बाइंड कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्लेटलेट एडेशन। लेकिन जो ये प्लेटलेट्स हैं वो फर्दर प्लेटलेट रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारे प्लेटलेट्स यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। अभी जो ये प्लेटलेट एक दूसरे के साथ एग्रीगेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स। अभी ये हम लोग बात करें आर्थरोस्क्लेरोसिस, ये कौन सी लेयर की प्रॉब्लम है, इंटीमा लेयर, इंटीमिया लेयर, ये जो सेकेंड वन लेयर है इंटीमा। अब जैसे ही इसके ऊपर भी कंप्रेशन डल रहा है या रप्चर हो रही है, तो यहाँ पे क्या ग्रो कर जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफेरेट करेंगी, स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफेरेट करेंगी। साथ के साथ यहाँ पे लिपिड लेडन फोम सेल्स दिखाई देंगी, लिपिड लेडन, बहुत सारा लिपिड कंटेंट इसमें होगा, और फोम सेल्स दिखाई देंगी, मैक्रोफेजेस दिखाई देंगी, मैक्रोफेजेस। अभी जो ब्लड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड था और साथ के साथ जो मोनोसाइट्स थी वो एक्टिवेट हो जाती है, और जो मोनोसाइट एक्टिवेट होती हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड उसको इमोबिलाइज कर लेता है, प्रोलिफेरेट कराता है, और वेसल्स के अंदर जाके ये जो मोनोसाइट इधर था, इसको अंदर जाके किस में कन्वर्ट कर देता है, मैक्रोफेजेस। और जब ये मैक्रोफेजेस बहुत सारी मल्टीपल न्यूक्लियसेस फॉर्म कर लेते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फोम सेल्स। अभी जैसे ये प्रॉब्लम इतना चल रही है, तो यहाँ पे ये इतने सारे क्या रिलीज हो रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो रहे हैं। तो इस आर्थरोस्क्लेरोटिक के अराउंड यहाँ पे एक न्यू वस्कुलराइजेशन शुरू हो जाएगा,
न्यूवस्कुलाइजेशन, ये न्यूवस्कुलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, ये आर्थ्रोप्लेक को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा। दिस इज अबाउट आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कैसे कैसे बनता है और क्या क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट, इसके बनने के लिए डिसफंक्शन होना चाहिए, किस चीज का, एंडोथेलियम का। फिर वहां पे बहुत सारे प्लेटलेट्स आ रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट एडेशन। फर्दर फिर वो प्लेटलेट रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करेंगे, बहुत सारे प्लेटलेट्स और भी ज्यादा एग्रीगेट कर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन। फिर उसके बाद स्मूथ मसल सेल्स वहां पे बहुत सारा प्रोलिफेरेट कर रही हैं। अभी जो ब्लड के अंदर निट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है, मोनोसाइड प्रेजेंट है, निट्रिक ऑक्साइड किसके ऊपर वर्क करेगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फर्स्ट जो हमने बात किया निट्रिक ऑक्साइड, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज निट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होगा, फिर वो मोनोसाइट पे वर्क करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, प्रोलिफेरेट करेगा और उसको इमिग्रेशन कराएगा, इमिग्रेशन इनटू दिस वन, जो हमारा आर्थ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग था उससे ये डीप लेयर्स में चला जाएगा, इंटीमिया और मीडिया में जाएगा। तो वहां पे जाके अभी जो मैक्रोफेजेस थी वो आगे फर्दर लिपिड लेडन फोम सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये एक आर्थ्रोस्क्लेरोसिस बना लेता है। सेकेंड जो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस है, इट में बी स्टेबल और इट में बी अनस्टेबल। ये जो प्रोसेस था वो हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस फॉर्म होता है। देन जो बात हो रहा है कि स्टेबल और अनस्टेबल आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, अभी जो ये प्लैग बन रहा है, अगर इसका थिक फाइब्रस कैप है, थिक फाइब्रस कैप है और लिपिड कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है और थिक फाइब्रस कैप है, तो वो रहता है स्टेबल, जो कि यहाँ से कहीं पे मूव नहीं करेगा और ये एक ही जगह पे स्टेगनेंट है, दैट वन इज स्टेबल। और जो अनस्टेबल है, सपोज दिस इज अनस्टेबल एंड इट हैव थिन फाइब्रस कैप, थिन फाइब्रस कैप। अब भी थिन फाइब्रस कैप है, तो जैसे ही ब्लड अगर हाई इंटेंसिटी से आता है, हाई फोर्स से आता है, तो ये इजिली रप्चर कर सकती है। अगर ये रप्चर होगा तो ये ब्लड के अंदर फ्लो कर जाएगा और फर्दर जो माइक्रो वेसल्स हैं वहां पे जाके ओक्लूड करके ये इंफैक्ट कर देगा और प्रॉपरली जहाँ को वो ब्लड सप्लाई करी है वहां की ब्लड की जो सप्लाई थी उसको रोक देगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और वो ल्यूमन को कंप्लीटली ओक्लूड कर देगा। तो इसलिए अनस्टेबल जो है वो बहुत ही डेंजरस फ्लैग रहते हैं, they are very dangerous plague. First we will discuss about stable plague. Stable plague बल्कि ठीक प्लाग रहते हैं, इसकी वजह से इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, पेशेंट को कोई सिम्टम भी नहीं रहता है। बट जब हम बात करेंगे वेसल की, अगर ये इसके ल्यूमन को 70% ओक्लूड कर लेता है, अगर ये वेसल के ल्यूमन को 70% ओक्लूड कर रहा है तो भी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आएगा, इवन एट ड्यूरिंग रेस्ट। अगर रेस्ट के टाइम पे है तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से अपनी लाइफ को जी सकता है। बट अगर वो परफॉर्म कर रहा है एक्जर्शनल एक्टिविटी, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट बीट, बिकॉज यहाँ पे कार्डियक आउटपुट की डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हो सकता है 70% अगर ल्यूमन ऑक्लूडेड है वेसल का, रेस्ट के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं रहेगा पेशेंट को। बट अगर वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट की डिमांड इंक्रीज होगी और मायोकार्डियम को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का रिक्वायरमेंट होगा, उस टाइम पे पेशेंट को दिक्कत हो सकता है। अगर ये ल्यूमन को ओक्लूड कर लेता है 80%, तो पेशेंट को रेस्ट के टाइम पे भी दिक्कत रहेगा। तो ये डेंजर, ये प्लाग जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने लगेगा, ये जो प्लाग था ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने लगेगा अगर 80% तक ल्यूमन जो है ओक्लूडेड है। बट जब हम लोग अनस्टेबल प्लाग की बात कर रहे हैं, तो जो इसकी एंडोथेलियम की लाइनिंग है और जो इसके ऊपर प्लेटलेट्स आके डिपॉजिट हुए हैं, फाइब्रोफैटी टिश्यूज यहाँ पे आके डिपॉजिट हुए हैं, ये थोड़े से ब्लड की इंटेंसिटी से या माइनर ट्रोमा की वजह से ही जो ये प्लाग है ये यहाँ से डिस्लोज हो सकता है और दूसरी साइड पे जाके भी लूज कर सकता है। तो ये ज्यादा रिस्की वाला रहता है, बहुत डेंजरस रहता है, ये यहाँ से डिस्लोज करके और दूसरी साइड पे नहीं जाएगा, बट इट विल कन्वर्ट इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, एम्बोलाई, एम्बोलाई। और जो ये एम्बुलस छोटा सा एम्बुलस होगा ब्लड सर्कुलेशन में,
ये छोटी छोटी वेसल्स के पास जाएगा तो ल्यूमन को ओक्लूड कर देगा, तो ये ज्यादा खतरनाक प्लेग रहता है। इसके अंदर पेशेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। जैसे 10 ईयर ऑफ एज है तो छोटे छोटे फैब्रो फैटी टिश्यूज डिपॉजिट होने लगते हैं वेसल्स में, बट बाय द एंड ऑफ 60 ये थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करता रहता है। अगर ये ज्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं, एबनॉर्मली अगर प्रोग्रेस कर जाते हैं, तो इसकी वजह से आर्थ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग डिपॉजिट हो जाते हैं वेसल्स से, तो वेसल्स का जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है, और प्रॉपरली जहाँ पे उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करनी है प्रॉपरली हो नहीं पाता है, और इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो वहाँ का जो है स्पेसिफिक ऑर्गन का डैमेज होने लगता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबल प्लेग एंड अनस्टेबल प्लेग। अनस्टेबल प्लेग ये ज्यादा खतरनाक है। अभी जो ये प्लाग्स बन रहे हैं, हम लोग प्लाग्स की बात कर रहे हैं, ये फर्दर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये वेसल्स के अंदर अल्सरेशन क्रिएट कर सकते हैं, फिजरिंग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर रप्चर क्रिएट कर सकते हैं वेसल्स का, ये रप्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड वन फैक्टर इज, जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे न्यूवास्कुलराइजेशन होता है। न्यूवास्कुलराइजेशन, न्यू वेसल्स यहाँ पे डेवलप कर रही हैं, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो रहा है। हमने बात किया प्लेटलेट, वहाँ पे बहुत सारे मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब सेल्स आ रही हैं। कैसे आ रही है? ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से ये चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी वेसल्स हैं, ये वेसल्स की जो कंसिस्टेंसी है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, इनकी जो वॉल्स हैं वो काफी वीक रहती हैं। अगर माइनर सा भी रप्चर हुआ तो यहाँ से ये रप्चर कर सकती है और ब्लड यहाँ पे लीक करने लगेगा। अभी ऑलरेडी प्लेग था, अगर उसके अंदर और भी ज्यादा कंटेंट जाएगा तो क्या होगा? ये और ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगा, प्लेग और ज्यादा स्वेलन अप हो जाएगा। तो इंट्रा प्लेग हेमरेज की वजह से, अभी वेसल्स हैं तो इसका प्लेग है, इंट्रा प्लेग हेमरेज की वजह से फर्दर ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये हो क्यों रहा है? न्यूवास्कुलर रप्चर की वजह से ये फर्दर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं अनस्टेबल प्लेग की, तो मोस्ट कॉमनली इसकी कौन सी साइट ऐसी है जहां से ये रप्चर होने के ज्यादा चांसेस हैं? जहां पे ये आर्थ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग नॉर्मल जो वेसल का एंडोथेलियम है उसके साथ कनेक्टेड है, वो सबसे ज्यादा वीक साइट रहती है, और वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं उसके रप्चर होने के। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पे आएगा तो इसके सबसे ज्यादा रप्चर होने के चांसेस होंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो और साथ में हो सकता है अगर बाहर से ही कोई रप्चर हो गया, सपोज यहाँ से टेयर हो गया, तो यहाँ से ब्लड किधर आ जाएगा? प्लेग के अंदर आ जाएगा। अगर प्लेग के अंदर बहुत सारा ब्लड आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्वेलिंग, और ये ल्यूमन को कंप्लीटली ओक्लूड कर लेगा। दिस इज ऑल अबाउट इश्मिक हार्ट डिजीज। थैंक यू।